हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका नाम है आर्टिकल्स। जी हाँ दोस्तों, आर्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको सबसे पहले बनाया जाए आर्टिकल को, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी लगातार आने वाले हैं और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठें, एसएससी, रेलवे, बैंक, पीएससी जो भी हो, मतलब आप एयरफोर्स, डिफेंस जो भी बैठे, इसमें आता ही है आर्टिकल 1, 2, 3 पूछ दिया ही जाता है, ठीक है, हर एक साल। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे वीडियो बनाया जाए, जिसमें कि एक वीडियो बनाने से लगभग आपके 4 नंबर तो 5 नंबर इतना तो कंफर्म हो जाते हैं आर्टिकल याद करने से। और इतने आर्टिकल्स हैं जिसमें उतना याद नहीं करना है, तो मैंने सोचा क्यों ना 70-80 के लगभग में जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको एक ही वीडियो में कवर कर दिया जाए। तो एक ही वीडियो में मैंने ये लाया है, इसमें आपको एक ही वीडियो में आर्टिकल आराम आराम से देखते चलिए। अगर इंपॉर्टेंट लगे तो लिखते चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर अच्छा लगेगा तो, और शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है आर्टिकल नंबर फर्स्ट। तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट क्या बताता है दोस्तों, तो इसमें बताया गया है कि आपका जो राज्य है, स्टेट है, इंडिया का नाम है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, इसका नाम कैसे हुआ, क्या हुआ और कैसे रखा जाता है, इसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर फर्स्ट में। तो आर्टिकल नंबर फर्स्ट डील्स विद द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। आर्टिकल नंबर थर्ड क्या है, आर्टिकल नंबर थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब अगर किसी नया राज्य की आपकी स्टैब्लिश करना है, किसी नए एरिया को आपको वहाँ पे अल्टरेशन मतलब अलग करना है, बाउंड्रीज को अगर नेम को अगर एग्जिस्टिंग स्टेट से अलग करना है, अगर बाउंड्री को बताना है कि ऐसा हो ऐसा है, तो आर्टिकल नंबर 3 आपको प्रोवाइड करता है कि आप इसमें कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और जी हाँ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसी को मैंने यहाँ पे आपको लाया है, ठीक है। चलिए आगे है आर्टिकल नंबर आगे है 13। तो आर्टिकल नंबर 13 क्या बोलता है कि लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब अगर आपका फंडामेंटल राइट का टेल होता है तो आर्टिकल नंबर 13 आपको ये प्रोवाइड करता है कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। मतलब आप यहाँ पे कितने ऊंचे हैं, कितने अमीर हैं, कितने नीचे हैं, गरीब हैं, कौन सी जाति से, कास्ट से, यहाँ पे कोई मतलब नहीं करता। आप अगर लॉ में जाते हैं तो लॉ मेंटेन करने के लिए आपको सभी को वहाँ पे इक्वालिटी दिखाया गया है, इक्वालिटी वहाँ पे सभी को मिलेगा। मतलब वहाँ पे ऊंच नीच के भेदभाव की है ही नहीं, आप कोई भी हो, वहाँ किसी भी लोग जाएं, आपको वहाँ पे इक्वालिटी मिलेगा। मतलब जो आपको मिलेगा वो उनको मिलेगा, या कोई हो आप, ठीक है। आर्टिकल नंबर 16 क्या कहता है, तो आर्टिकल नंबर 16 आपको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं भी होता है तो आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई भी हो आप, यहाँ पे कोई जाति हो, आप एस टी एस सी, जनरल ओबीसी या मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी कास्ट का हो, यहाँ पे आपको सभी को अपॉर्चुनिटी जो है इक्वल मिलेगा। मतलब यहाँ पे आरक्षण अलग चीज़ है कि वो दिया गया है, ठीक है, लेकिन इक्वालिटी सबको मिला है कि आप एग्जाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, इस कास्ट के तो आप एग्जाम नहीं दे सकते, ऐसा नहीं है। तो आपको यहाँ पे इक्वालिटी मिला हुआ है कि आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 17 जो कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता को ये खत्म करता है। कौन, आर्टिकल नंबर 17 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल नंबर 17 अनटचेबिलिटी को खत्म करता है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 क्या है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आज़ादी, आपकी बोलने की आज़ादी को कर्टेल नहीं किया जा सकता है दोस्तों। अगर ऐसा कोई करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसलिए आर्टिकल नंबर 19 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 क्या करता है, तो आपको प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट देता है, जो कि बोलने की आज़ादी कहा जाता है, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 21। तो इसमें कहा गया प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आपकी लाइफ की पर्सनल लिबर्टी की रक्षा करता है। इसीलिए तो फोर्सेस, पुलिस जो है किस लिए हैं, आपकी आप ही की तो लाइट हर एक किसी की तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए ही तो है। आप किसी भी कुछ होता है तो आप तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं, तो क्या है, ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ही तो है, प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल लिबर्टी ही तो है। अगला है आर्टिकल नंबर 21A। अब राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि इसमें दिया गया है कि RTE है, मतलब कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों तक राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों तक के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन दिया गया। मतलब वो आप मिल में काम नहीं करा सकते, उनको फैक्ट्री में आप यूज नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने पे फैक्ट्री मालिक को वहाँ पर गिरफ्तारी हो सकती है, ठीक है। तो सरकार ने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड राइट टू एजुकेशन प्रोवाइड किया है, ठीक है, जिसमें मील भी है, उसमें उनका ड्रेस कोड, कपड़ा, बुक्स सभी लोग फ्री मतलब है। आप जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सभी फ्री है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 25। आर्टिकल नंबर 25 देता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री
प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन, आप अपना धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं, इसमें आपको कोई तरह से रोक नहीं है, सबको फ्रीडम दिया गया है। लेकिन दोस्तों इसमें आप गलत काम नहीं कर सकते हैं, पीसफुली करना है। और बहुत जैसे आपने अभी सुना होगा कि तबलीगी जमात वाले सुने ही होंगे कि उसमें ये फ्रीडम ही दिया गया है आप प्रोपागेशन करने के लिए रीजन, लेकिन उसमें आप कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा में आपको गलत सिद्ध होने पे आपको वहाँ पे रोक मिल सकता है, रोका जा सकता है। लेकिन ऐसे किसी को भी इंडिया में फ्रीडम ऑफ दिया गया है, कोई भी रिलीजन हो सब अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कहीं भी कोई त्यौहार हो, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं रहता है, प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, पुलिस फोर्सेस आपको साथ साथ चलते हैं ताकि आप पीसफुली भी अपना काम, अपना धर्म को, रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सकें और प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 30। तो आर्टिकल नंबर 30 क्या कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को इस्टाब्लिश करने के लिए कहाँ पे, माइनॉरिटीज़ एरिया में, और उनके लिए आर्टिकल नंबर 30 जो है ये उनको प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 31C। तो इसमें दिया गया है सेविंग ऑफ लॉ गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो डीपीएसपी जो होता है उसके अनुसार लॉ को बचाए रखने के लिए आर्टिकल नंबर 31C जो है वो देता है आपको। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्टिकल नंबर 32 जो कि रेमेडीज मतलब दवा है किसका, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट इंक्लूडिंग रिट्स। तो रिट्स कितना है दोस्तों, तो 5 रिट है हमारे पास आर्टिकल में। ठीक है, तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 32 आपको 5 रिट प्रोवाइड किया है। अगर आपका फंडामेंटल राइट कैसे भी अगर कर्टेल होता है, कैसे भी बाधित होता है, तो आप इन 5 रिट के अनुसार आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हैं कि मेरा फंडामेंटल राइट कर्टेल हुआ है, ऐसा हुआ है, जो आपके साथ दिक्कत हो। यही है जिसको बी आर अम्बेडकर ने मतलब आत्मा कहा था, संविधान का आत्मा कहा था, आर्टिकल नंबर 32, क्योंकि ये इतना मजबूत और इतना अच्छा है कि आपको अगर किसी भी तरह का आपको अगर फंडामेंटल राइट कर्टेल होता है तो आप सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इसी 5 रिट के अनुसार। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगला है आर्टिकल नंबर 38। इसमें बोला गया कि स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ द वेलफेयर ऑफ द पीपल, मतलब पीपल के सुरक्षा और इसके वेलफेयर के लिए स्टेट का जिम्मेवारी है कि वो सिक्योर एंड सोशल ऑर्डर मेंटेन करेगा और प्रमोट करेगा ताकि इसी प्रकार का पीपल जो है अंदर उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब अगला है आर्टिकल नंबर 40 जिसमें कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज एंड पंचायत का, जो कि गांधी जी क्या बोले थे कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, तो पंचायत और गांव में ही बसती है। ठीक है ना दोस्तों, तो आपको पता ही होगा कि कोई भी चीज़ शुरुआत है तो गांव से ही होता है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तो आगे बढ़ी हुई। तो आर्टिकल 40 इंपॉर्टेंट हो जाता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बोला गया है। आर्टिकल नंबर 44 क्या बोला गया है, इस यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें जो है सिटीजन के लिए आर्टिकल नंबर 44 क्या बोलता है, इसमें आर्टिकल बोलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल बोलता है 44। ठीक है, तो किसके लिए, सिटीजन के लिए इसमें बोला गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इंडिया में जो है ये पर्सनल लॉ के लिए सिटीजन को रिलीजन बेस्ड पे एक सेट मतलब कॉमन लॉ तैयार किया गया है जिसमें बताया गया है कि इक्वली रिगार्डलेस देयर रिलीजन, मतलब कि इसको आप कोई रिलीजन के तौर पर नहीं गया। यूनिफॉर्म सिविल कोड है मैंने सभी के लिए समान है, जिसको ये फर्स्ट ब्रिटिश राज जब था ना उसमें सब फर्स्ट इसको लाया गया था। ठीक है, जिसके लिए मेनली मतलब ये हिंदू और मुस्लिम के लिए लाया गया था यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है ना दोस्तों, इंडिया में लाया गया था, ये ब्रिटिश राज के समय ही आया था इसका। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 45। आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है, द प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 6 ईयर। मतलब अब देखिए वहाँ ये क्या था आर्टिकल, अभी हम लोग पढ़े थे आर्टिकल नंबर हम लोग यहाँ पढ़े थे आर्टिकल नंबर 21 में क्या था कि राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन था। अब ये यहाँ पे क्या है, आर्टिकल नंबर 45 क्या कहता है, प्रोविजन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, मतलब जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ, जो आंगनबाड़ी होता है उसके लिए यहाँ पे दिया गया आर्टिकल नंबर 45 में। अगला है आर्टिकल नंबर 46, इसमें बोला गया कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी एंड अदर वीकर सेक्शन, इनके लिए प्रमोशन एजुकेशन में यही दिया गया आर्टिकल नंबर 46 में, ताकि इनका प्रमोशन मिल सके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट में एससी और एसटी को। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 46 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें प्रोटेक्शन मिला गया, प्रमोशन मिला गया है एससी और एसटी को। ठीक है, आर्टिकल नंबर 50, इसमें सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, तो इसमें जुडिशरी को जो है एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 50 बोला गया। इसमें मैंने दोस्तों शॉर्ट में आपको बताने का कोशिश किया हूँ, नहीं तो एक वीडियो में आर्टिकल आपको पता ही होगा कितना लंबा चला जाएगा, इसमें पूरा इंपॉर्टेंट जो है उसको शॉर्ट में समझाने का कोशिश किया हूँ। ठीक है, अगला है
आर्टिकल नंबर 51 जिसमें बताया गया है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, मतलब इंटरनेशनल पीस शांति को स्थापित करना और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए आर्टिकल नंबर 51 में बोला गया है कि इसमें कैसे हमको प्रमोशन करेंगे ताकि पीस और सिक्योरिटी मेंटेन हो किसी देश में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 3-4 साल से लगभग अभी हमारे देश में किसी बम ब्लास्ट का अटैक नहीं हुआ अंदर, बाहर वैसे बॉर्डर पे तो हुआ ही पुलवामा में, लेकिन ऐसे अंदर में नहीं हुआ जैसे कि होटल में हुआ था मुंबई में, ठीक है। तो यही कहा जाता है सिक्योरिटी पर्पस के लिए और पीस पर्पस के लिए, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ FD जो है उसके बारे में बताया गया है, उसमें पूरा दिया गया है 51 में A में, ठीक है। अब आर्टिकल नंबर 72 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में बताया गया है दोस्तों कि मतलब मेरा झंडे के प्रति क्या ड्यूटी है, अपने संविधान के प्रति क्या ड्यूटी, हमें क्या करना चाहिए, हमें जनगणना जैसे बज रहा है तो उसमें खड़ा रहना चाहिए, ये सब अपना अपना ड्यूटी क्या है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे लिए क्या है, उसको कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में पूरा इसमें एक अलग वीडियो ही बन सकता है। तो इसका मैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अलग वीडियो लेकर आऊँगा क्योंकि इसमें ज़्यादा बताने से वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 72 जिसमें बोला गया है कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन्स, सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। राष्ट्रपति को पावर दिया गया है, ठीक है, किसके लिए कि वो डेथ, मतलब एक राष्ट्रपति ऐसा है जो डेथ को भी अगर किसी को सजा मिला है तो उसको पार्डन क्षमा कर सकते हैं, उसका सस्पेंड कर सकते हैं, टाल सकते हैं, या अगर किसी का मृत्युदंड है तो उसको मतलब हमेशा के लिए उसको जेल में बोल सकते हैं कि नहीं, इसको सस्पेंड करके और इसमें हमेशा के लिए सजा के में कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। आर्टिकल नंबर 72 प्रेसिडेंट को मिला है पावर, ठीक है, और किसी को नहीं है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, मतलब जो काउंसिल मिनिस्टर में है उनका प्रेसिडेंट को सहायता करना है, एड मतलब सहायता करना है और एडवाइस देना है प्रेसिडेंट को। तो आर्टिकल नंबर 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को क्या करेगा, तो एड मतलब सहायता और एडवाइस देगा किसी भी काम को करने में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 76 क्या कहता है, तो AGI अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये जो है आर्टिकल नंबर 76 कहता है, जो कि डायरेक्ट कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया है कि AGI का आर्टिकल नंबर कौन सा है, ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 78, तो आर्टिकल नंबर 78 कहता है कि ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज एस्पेक्ट्स द फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि किसी भी चीज़ का इन्फॉर्मेशन अगर आपके देश में हो रहा है तो वो प्रेसिडेंट को देना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो आपको प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन बताना है कि हाँ ये हम करने जा रहे हैं, ऐसा करना है, ये चीज़ है, मतलब पूरे उसके बारे में डिटेल से किसको बताना है, प्रधानमंत्री को। तो आर्टिकल नंबर 78 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री को जो भी देश में घटना घटित हो रहा है उसको राष्ट्रपति को बताना होता है, ठीक है ना दोस्तों। अगला है आर्टिकल नंबर 110, इसमें कहा गया है कि डेफिनेशन ऑफ मनी दिया गया है, डेफिनेशन ऑफ मनी बिल जो कि राज्यसभा में या लोक जिसमें लाया जाता है उसका डेफिनेशन दिया गया मनी बिल का, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 112 जिसमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको कि बजट को एक चमड़े के बैग में लाया जाता है जिसको बजट कहते हैं, और इंडिया में बजट शब्द कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, जिसको हम लोग AFS कहते हैं, जिसका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल कहा जाता है। इंडिया में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं किया गया है, हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में बजट बोल देते हैं, बट इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला गया है दोस्तों, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 112 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 123, तो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, किसके लिए पावर ऑफ प्रेसिडेंट को मिला है कि ऑर्डिनर ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है तो ये ऑर्डिनेंस अध्यादेश लाने के लिए ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि अभी लॉकडाउन है तो इसमें भी बंद पड़ा है, तो अभी पावर ऑफ प्रेसिडेंट का सा पावर है कि आप जो है ऑर्डिनेंस अध्यादेश ला करके किसी भी काम को अभी चालू करवा सकते हैं, किसी भी सॉरी दोस्तों चालू करवा सकते हैं, बाद में जब पार्लियामेंट फिर से बैठेगी तो उसको उसमें मेजोरिटी लान करके पास कराना होगा। तो ये प्रेसिडेंट का पावर है कि वो अध्यादेश ला सकते हैं, ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 123 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। आर्टिकल नंबर 143, तो इसमें कहा गया है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, इसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी बात पर, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 143 भी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट से है। अब है आर्टिकल नंबर 148, तो CAG कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि महान्यायवादी कहा गया है, इनका आर्टिकल नंबर 148 में आते हैं। कौन, तो कैग CAG, तो जो ये है ना इंपॉर्टेंट जो इनका पद होता है, ये भी आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का आर्टिकल कौन सा है, तो 148 है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 149, इसमें दिया गया कि ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ द कैग ऑफ इंडिया, इसका जो CAG हैं उनको इसका ड्यूटीज क्या है इनका और इनका पावर क्या है उसके बारे में बताया गया, ठीक है ना दोस्तों।
इनका ड्यूटीज़ और इनका पावर के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 149 में। आर्टिकल नंबर 155 क्या कहता है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि आर्टिकल नंबर 155 क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। आपको पता होगा कि गवर्नर का अपॉइंटमेंट होता है, चुनाव तो होता नहीं है, और गवर्नर एक मतलब समझिए तो कैबिनेट यूनियन जो है उनका यहाँ पे एक क्या है, उन्हीं का एक मतलब एक तरह से बोलिए तो अपना व्यक्ति बैठाए हुए हैं जो कि पूरे राज्य में अपना काम करेगा, देखेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति होते हैं, पूरा प्रधानमंत्री बताना होता है कि राष्ट्रपति को क्या काम हो रहा है, वैसे ही हर राज्य के राज्यपाल को मुख्यमंत्री वहाँ के जो है उनको बताना होता है कि हम क्या करने जा रहे हैं क्या नहीं करने जा रहे हैं। और बिना राज्यपाल के साइन किए हुए कोई काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो राज्यपाल का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर राज्यपाल ही बोल दे कि वहाँ पे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट से बोल दे राज्यपाल कि अगर किसी स्टेट का किस यहाँ पे अगर आपका किया हुआ कार्य बड़ा अच्छा से नहीं हो रहा है तो वहीं पे राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो राज्यपाल का बहुत बड़ा रोल होता है कि कैसे वो मेंटेन करे, पीस मेंटेन करे। आपने बहुत जगह देखा होगा कि कहीं भी राज्यपाल और सीएम में नोकझोंक भी हो जाती है किसी बात को लेकर के। और हाँ, राज्यपाल जो है, एक राज्यपाल दो स्टेट के एक ही बार में रह सकते हैं, ठीक है। उनको उस दोनों स्टेट से बात करके और अपना अपना वहाँ पे मामला सुलझाना होगा, क्या करना है कैसे करना है। अगला है आर्टिकल नंबर 161। इसमें पावर ऑफ गवर्नर टू ग्रांट पार्डन। देखिए वहाँ पे राष्ट्रपति को भी दिया गया था, यहाँ पे गवर्नर को भी दिया गया है, लेकिन एंड सस्पेंड रिमिट टू और कमेंट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। इनको जो है मृत्यु दंड का माफ़ करने का नहीं दिया गया है। ये सिर्फ क्या कर सकते हैं तो पार्डन कर सकते हैं, क्षमा दे सकते हैं, लेकिन ये मृत्यु दंड को माफ़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इनको सिर्फ दिया गया है गवर्नर को। 161 आर्टिकल नंबर भी आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 163। इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द गवर्नर। देखिए अभी यहाँ पे क्या था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को वहाँ पे क्या करना था तो प्रेसिडेंट को बताना था। अब यहाँ पे 163 क्या कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो किसको एडवाइस देंगे तो गवर्नर को देंगे। अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे गवर्नर का कितना बड़ा रोल है। अगर गवर्नर चाहे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्या कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल नंबर 165, जिसमें क्या बताया गया है कि एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट विच ब्रिटिश लॉ आर स्टिल यूज्ड इन इंडिया। देखिए एडवोकेट जनरल जो स्टेट के हैं, जैसे कि हर राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं ना, वैसे ही तो ये ब्रिटिश लॉ से ही चला आ रहा है, ठीक है। तो आर्टिकल 165 कहता है कि जितने भी राज्य हैं उसमें एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट उसमें होंगे, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 167। इसमें बोला गया कि ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विथ रिगार्ड टू द फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन टू गवर्नर। अभी देखिए जैसे मैंने बताया था कि प्रधानमंत्री का ड्यूटी है कि प्रेसिडेंट को हर बात को बताएंगे, वैसे ही स्टेट में 167 आर्टिकल नंबर कहता है क्या कि इसमें ड्यूटी है सीएम का। सीएम का क्या ड्यूटी है कि कोई भी कार्य हो स्टेट में उसको आपको गवर्नर को बताना ही होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या लाए हैं, क्या नहीं है, क्या काम है, उसमें सभी के बारे में बताना होगा सीएम को, ठीक है। बिना बताए कोई कार्य हो ही नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आर्टिकल नंबर 167 क्या कहता है कि ड्यूटी है सीएम का कि वो अपने स्टेट गवर्नर को हर एक बात को बताएंगे, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 168, जिसमें बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन द स्टेट, सभी जितने भी स्टेट में अपना लेजिस्लेचर है उसके बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 168 में। अगला है आर्टिकल नंबर 169, जिसमें एवोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। देखिए दोस्तों लेजिस्लेटिव काउंसिल तो सुना ही होगा, तो इसमें आपको अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर क्रिएट करना है किसी स्टेट को तो उसके लिए आर्टिकल नंबर 169 दिया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 169 के थ्रू आप क्या कर सकते हैं तो लेजिस्लेटिव काउंसिल आप अपने स्टेट में बना सकते हैं, ठीक है। अभी कितने स्टेट में है दोस्तों तो 6 स्टेट में है इंडिया के, ठीक है। आप अगर कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा कि किस किस राज्य में क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है। अगला आर्टिकल नंबर 170 क्या बताता है तो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट। इनका कंपोजिशन कैसा रहेगा, क्या क्या करना है, क्या करना है नंबर में, वो आर्टिकल 170 बताता है, ठीक है। तो आर्टिकल 169 इंपॉर्टेंट है, 170 उतना नहीं। अगला आर्टिकल नंबर 171, इसमें क्या बताया गया कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट। इसके बाद अच्छा सेम रिपीट हो गया दोस्तों। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो है उसका कंपोजिशन कितना रहेगा उसके बारे में आर्टिकल 171 बताता है, ठीक है। अगला है 172, जिसमें ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इसका कितना ड्यूरेशन होगा स्टेट लेजिस्लेचर का उसके बारे में बताया गया, ठीक है ना दोस्तों। उसका कितना साल का मतलब टाइम पीरियड होगा इसका लेजिस्लेचर काउंसिल का, उसके बारे में आर्टिकल 172 में बताया गया है। 173 में क्या है तो क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। उसमें क्वालिफिकेशन कितना होगा, जो स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर होंगे उनका क्वालिफिकेशन का होगा, उसके बारे में 173 में बताया गया है। अगला है आर्टिकल नंबर 174। आर्टिकल नंबर 174 में क्या बताया गया है तो सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर प्रोपागेशन
प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, मतलब ये कैसे कब इनका स्टेट का सेशन चलेगा, कब ये डिसॉल्व होगा, कब क्या होगा, इसके बारे में 174 में दिया गया है। ठीक है, 178 में क्या दिया गया है, तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में 178 में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, अगला है, तो जिस जो आर्टिकल समझाने लायक है, जो इंपॉर्टेंट है, उसमें मुझे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, वैसे जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है उसमें उतना नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 194, जिसमें दिया गया है पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी ऑफ एडवोकेट जनरल। देखिए इंपॉर्टेंट है, एडवोकेट जनरल का क्या पावर होगा, उनका क्या क्या कर सकते हैं, उनका बारे में सब जो है, उनका पावर के बारे में 194 में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 200, एसेंट टू बिल बाई गवर्नर इंक्लूडिंग रिजर्वेशन और फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इस बिल जो है, अगर किसी रिजर्वेशन को बढ़ाना घटाना है, उस क्या करना, उससे रिलेटेड जो गवर्नर है वो बिल को ला सकते हैं प्रेसिडेंट के कहने पे। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 200 बोलता है। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 202, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब साल भर में क्या फाइनेंस, अगर क्या मतलब रिपोर्ट आपको देना रहता है स्टेट लेजिस्लेचर को, वो बताना रहता है कि अगला बार हम कैसे, इस अगले साल में कैसे हमको फाइनेंस करना है, कैसे क्या क्या करना है, उसके बारे में देना ही रहता है, एक तरह से बजट समझिए, तो 2202 में है। ठीक है, अगला है 210, 210 में क्या बोला गया कि लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, अब क्या लैंग्वेज होगा अपना, उसके बारे में किसमें बोला गया, तो आर्टिकल नंबर 210 में बोला गया कि कौन सा स्टेट अपना कौन सा लैंग्वेज यूज करेगा, क्या होगा, आर्टिकल नंबर 210 में बोला गया। ठीक है, अब आर्टिकल नंबर 212 बोला गया, तो आर्टिकल 212 में क्या बोला कि कोर्ट नोट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब कोर्ट को है वो स्टेट लेजिस्लेचर में इंक्वायर करने की कोई जरूरत, इंक्वायर करने की जरूरत नहीं है। ये आर्टिकल नंबर 212 में बोला गया, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 213, इसमें गवर्नर का पावर है किस लिए, ऑर्डिनेंस लाने के लिए ड्यूरिंग रेसेस ऑफ, देखिए अब यहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर था, यहाँ पे गवर्नर का पावर है, तो आपको दोनों एक दूसरे को रिलेट करके भी चलना है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 213 वहाँ पे 123 में था और यहाँ पे 213 में है। ठीक है, तो 213 में क्या बोला गया है, तो यहाँ पे गवर्नर का पावर है कि वो अगर कभी ऐसा टाइम चल रहा हो जब जैसे कि लॉकडाउन है, तो इसमें आप अध्यादेश ला सकते हैं, बाद में आप इसे पास कराएंगे मेजोरिटी से। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 123 में क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट जो है वो अध्यादेश ला सकते हैं, और उससे फिर बाद जब लॉकडाउन खत्म हो जाए, जो वही चीज़ हो रहा है इसमें खत्म हो जाए, तो फिर उसको पास करा सकते हैं मेजोरिटी से। अगला आर्टिकल नंबर 214, 214, इसमें हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, मतलब स्टेट में हाई कोर्ट जो होगा उसके बारे में आर्टिकल नंबर 214 में बोला गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आर्टिकल नंबर 214। ठीक है, अगला है आर्टिकल नंबर 217, इसमें बोला गया है अपॉइंटमेंट एंड द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द जज ऑफ अ हाई कोर्ट, माने हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनके ऑफिस और अपॉइंटमेंट के बारे में किसमें बोला गया, 217 में। हाई कोर्ट के बारे में तो बोला गया 214 में, और जज के अपॉइंटमेंट और उनका कंडीशन क्या होगा ऑफिस का, उसके बारे में 217 में बोला गया। ठीक है ना दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 226, इसमें पावर ऑफ हाई कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स, जैसे वहाँ पे 5 रिट्स था ना, वैसे ही यहाँ पे हाई कोर्ट को भी पावर दिया जाता है कि यहाँ पे कोर्ट में जो इशू है सर्टेन रिट्स को यहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 226 में दिया गया है दोस्तों। अगला है आर्टिकल नंबर 239 डबल ए, ये सब पार्ट होता है, उसके पार्ट के पार्ट के पार्ट होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इसमें है 239 डबल ए, स्पेशल प्रोविजन दिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू दिल्ली, दिल्ली को यहाँ पे दिया गया है स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आर्टिकल नंबर 243 बी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, पंचायत के बारे में 243 के में दिया गया है। ठीक है ना, तो इसमें किसमें क्या है, तो 243 बी में दिया गया है पंचायत का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, पंचायत कैसा क्या होगा उसके बारे में टोटल दिया हुआ है। और 243 सी में क्या है, कंपोजिशन ऑफ पंचायत, कैसा इसका कंपोजिशन होगा, त्रिस्तरीय होगा कि 2 स्तरीय होगा, तो कलकत्ता में क्या है, तो 4 स्तरीय है। ठीक है, वहाँ पे टोटल। चलिए आर्टिकल नंबर 243 जी क्या कहता है कि पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, तो 243 पूरा किससे रिलेटेड है, तो 243 पूरा पंचायत से रिलेटेड है। इसका पावर क्या होगा, अथॉरिटी क्या होगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा, इसमें 243 जी में बोला गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल नंबर 243 के, इलेक्शन टू द पंचायत, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो भी बताया ना, पंचायत का इलेक्शन जो होता है 243 के में होता है। ठीक है, जो कि पंचायत का इलेक्शन होता है। अगला है 249, तो 243 टोटल पंचायत से रिलेटेड था, तो याद कर लीजिएगा। 249 में पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेचर विथ रेस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट एंड द नेशनल लिस्ट इंटरेस्ट में, किसका है, तो पार्लियामेंट का, इसमें क्या है, रेस्पेक्ट टू मैटर स्टेट लिस्ट और नेशनल इंटरेस्ट में इसका है पावर है पार्लियामेंट का। अगला है आर्टिकल नंबर 262, इसमें बोला गया एडजस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटरस्टेट रिवर, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि अगर 2 स्टेट के बीच में वाटर का इंटरस्टेट अगर रिवर के लिए कोई
एजुकेशन है या डिस्प्यूट है तो उसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा। और थालगेव प्रिंसिपल के अनुसार किसी भी दो कंट्री के बीच वाटर अगर बाउंड्री बनाती है तो थालगेव प्रिंसिपल के अनुसार उसको बांटा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो थालगेव प्रिंसिपल आप कभी देखिएगा गूगल पर डाल के, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 262 याद कीजिएगा। आर्टिकल नंबर 263 का बोलता है प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू एन इंटर स्टेट काउंसिल। अब दो स्टेट के बीच में क्या क्या सके प्रोविजन होगा उसके बारे में आर्टिकल नंबर 263 बोलता है। अब 265 क्या बोलता है, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो टैक्सेस अथॉरिटी ऑफ लॉ पे अगर नहीं इम्पोज करने के लिए कौन बोलता है, तो 265 बोलता है। 275 ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, मतलब क्या कैसे होगा उसको यूनियन ऑफ स्टेट को, वो 275 में बोला गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर, अब देख चलिए आगे चलते हैं। 275 तो ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, यहाँ पे क्या था, तो ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट, वो सेम ही रिपीट हो गया दोस्तों। तो ग्रांट फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट। ठीक है, अगला है 280 जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस कमीशन आता है। फाइनेंस कमीशन दोस्तों सोच सकते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री 280 में आर्टिकल नंबर में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है। आर्टिकल नंबर 300 क्या कहता है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स। सूट्स एंड प्रोसीडिंग के बारे में आर्टिकल नंबर 300 में बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 280 याद कीजिएगा, फाइनेंस कमीशन से है। आर्टिकल नंबर 300 पर्सन नोट बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी से बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। राइट टू प्रॉपर्टी जो था दोस्तों वो पहले फंडामेंटल राइट में था, लेकिन इसको बाद में आर्टिकल नंबर 300 में जोड़ दिया गया, क्योंकि राइट ऑफ प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट को नहीं बनाया गया, क्योंकि इसके बारे में कहीं बताएंगे, बहुत बड़ा कहानी है। अगला है आर्टिकल नंबर 311 डिसमिसल रिमूवल एंड रिडक्शन टू रैंक ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन अ सिविल कैपेसिटी अंडर यूनियन और स्टेट। मतलब किसी भी जो यूनियन और स्टेट में अगर कोई सिविल पर्सन है तो उसका कैसा रिडक्शन होगा या रैंक में, या डिसमिसल कैसे होगा, उसका रिमूवल कैसे होगा, उसके बारे में आर्टिकल नंबर 311 बताता है। ठीक है, 312 ऑल इंडिया सर्विस जिसमें IAS IFS और IPS के बारे में यहाँ पे बताया गया है। आर्टिकल नंबर 312 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा। आर्टिकल नंबर 315 पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट। पब्लिक PSC के लिए यहाँ पे हर स्टेट में अपना अपना होता है ना, तो उसी के लिए आर्टिकल नंबर 315 का पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड फॉर द स्टेट, यूनियन स्टेट दोनों के लिए है, UPSC और प्लस में अपना स्टेट PSC। आर्टिकल नंबर 320 क्या बोलता है कि फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस का PSC का फंक्शन कैसे करेगा उसके बारे में आर्टिकल नंबर 320 में बोला गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये PSC से सब रिलेटेड थे आर्टिकल नंबर 312, 15 और 20, तो ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आर्टिकल नंबर 323 क्या बोलता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के बारे में आर्टिकल नंबर 323 बोलता है। अगला है 324 जिसमें सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी विजिटेड इन इलेक्शन कमीशन। मतलब इलेक्शन कमीशन के बारे में आर्टिकल नंबर 324 में बोला गया। ध्यान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो आपको याद करना है, आर्टिकल नंबर 324। अगला है आर्टिकल नंबर 330 जिसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल। मतलब उसका सीट का रिजर्वेशन बताया गया है आर्टिकल नंबर की कितना में, 330 में, कि ST और SC के लिए कितना उसमें हाउस ऑफ पीपल में, मतलब हाउस ऑफ पीपल मतलब ऊपरी सदन, मतलब राज्यसभा में कितना, लोकसभा में कितना इसका सीट का जो है रिजर्वेशन होगा उसके बारे में आर्टिकल नंबर 330 में बताया गया है। आर्टिकल नंबर 335 में क्या है, तो क्लेम्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। इसका क्लेम कैसे होगा, क्या क्या होगा उसके बारे में, उसका सर्विस और पोस्ट के बारे में सब बताया गया आर्टिकल नंबर 335 में। आगे चलते हैं, तो आगे है आर्टिकल नंबर 352 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी के लिए कैसा प्रोक्लेम होगा, कैसा क्या होगा उसके बारे में। नेशनल इमरजेंसी पे वीडियो मैं जल्द ही लाऊंगा दोस्तों, क्योंकि एक बहुत बड़ा भी टॉपिक होता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेशनल इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल नंबर 352 में बताया गया है। और 356 और 360 तीनों इमरजेंसी से हैं। तो नेशनल इमरजेंसी 352 और प्रेसिडेंट रूल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो आपको बताना है कि नेशनल इमरजेंसी कितना बार लगा है, 356 बताना है कितना बार लगा है, 360 जो कि कभी नहीं लगा है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो तीनों इमरजेंसी 52, 56 और 60 आपको याद करना है, नेशनल, प्रेसिडेंट और फाइनेंशियल, NPF दोनों, तीनों को याद करना है। अगला आर्टिकल नंबर 365 जिसमें बताया गया इफेक्ट ऑफ फेलियर टू कंप्लाई विद द और टू गिव एफर्ट टू डायरेक्शन गिवन बाय यूनियन। प्रेसिडेंट रूल का अगर कोई फेलियर होता है तो उसको कैसे कंप्लाई किया जाएगा, कैसा इफेक्ट उसको दिया जाएगा, उसके बारे में 365 में बताया गया कि कैसे कैसे उसको हम करेंगे, प्रेसिडेंट रूल के बारे में कैसे उसको इनेक्ट करेंगे किसी स्टेट में। अब आर्टिकल नंबर 368 क्या बोलता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोसीडर। आर्टिकल नंबर 368 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पावर ऑफ पार्लियामेंट बताता है कि कैसे किसी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोसीड्योर और अमेंड करेंगे किसी भी काम को। ठीक है, अगला है, ठीक है दोस्तों, तो यही था। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इसको ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और जी हाँ दोस्तों, ज़रूर अच्छा लगा होगा
अगर आपको और ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, उसमें मैं कमेंट देखूँगा और अगर अच्छा लगा तो मैं उस पर वीडियो लाऊँगा। ऐसे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको मैंने आज कवर किया, और मैंने जल्दी जल्दी में सोचा कि क्यों ना इंपॉर्टेंट इसको कराया जाए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। और देखते हैं अगर इसमें भी कोई इंपॉर्टेंट जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी क्या है और क्या क्या है, इमरजेंसी क्या है, इसके बारे में अलग से वीडियो में लाऊंगा। ठीक है ना दोस्तों।